स्टूडेंट्स, मिशन नीट 221 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग नीट पेपर 2020 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्क्रीन पर है, आप इसको देखें। द रेशियो ऑफ contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखेंगे। फिलहाल C:1 है, 1:1 है और 1:C है और 1:C²। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में जाना, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी UE इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल स्क्वायर। UV मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी μ0/2 V²। लेकिन एक खास बात होती है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल होता है, UV इक्वल टू UC। तो जब रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम होता है। इस तरह से ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखें। उसमें क्या कह रहा था कि द ब्रिस्टर एंगल, तो ये ब्रिस्टर एंगल है उसके विषय में थोड़ा सा बता दें। यह पोलराइजेशन ऑफ लाइट से लिया गया है। तो उसमें किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर अगर लाइट एक डेफिनिट निश्चित आपतन कोण पर आपतित होता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। वह निश्चित जो आपतन कोण है उसे IP से लिखा जाता है और यह जो IP होता है इसी को कहते हैं ध्रुवण कोण। ठीक है, या फिर ब्रिस्टर एंगल भी इसको कहते हैं। अब इसका जो फार्मूला है N = tan IP, ये इसका फार्मूला है। और ये इसमें ये कह रहा था कि जो ब्रिस्टर एंगल है वो कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वैल्यू है tan की, हमें tan की वैल्यू उससे IP की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन N की वैल्यू सबसे पहले हम जानना। किसी मीडियम के लिए अगर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो N की जो वैल्यू होती है वह >1 और इन्फिनिटी से छोटी। ठीक है, अब इस N के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan IP। तो ये देखिए, ये 1 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। tan इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो आपका ये हुआ tan इनवर्स 1, ये हुआ आपका IP और ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो ये मालूम होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। ये इनवर्स फंक्शन है tan का, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan की वैल्यू होती है 145 डिग्री पर। ठीक है, और इन्फिनिटी कब होती है ये पता है आपको, 90 डिग्री पर होती है। तो इस तरह से जो ब्रिस्टर एंगल IP है या पोलराइजेशन एंगल IP है उसकी वैल्यू 45 से बड़ी और 90 से छोटी। तो इसमें जो ऑप्शन है उसे आप देखें पर स्क्रीन पर, तो आपको क्या दिख रहा है। पहला वाला 0 to 30 दिया हुआ है, 30 से 45 सेकेंड वाला दिया हुआ है, और थर्ड है 45 से 90, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप देखें तो इसमें क्या दिया है, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस ऑफ एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। यहाँ देखिए प्रेशर दिया है 249 किलो पास्कल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 249 × 10⁻³
पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर दिया हुआ। इसके बाद टेम्परेचर दिया है, कैपिटल टी की वैल्यू देखो कितना दिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 27 दिया है। केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसमें 273 ऐड कर सकते हैं, तो आपका आ गया यहाँ पे 300 केल्विन। अब आपसे पूछा है इसमें उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, और साथ में आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिया गया है 8.3 जूल मोल इनवर्स एंड पर केल्विन, ये दिया हुआ है इस तरह से। और ऑप्शन दिए गए हैं, पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको पता भी अच्छी तरह से, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस की बात होगी, तो डेंसिटी की बात करें, जब 1 मोल की बात हम करेंगे तो यह आ जाएगा PV इज इक्वल टू आर टी। लेकिन इस फार्मूले में कहीं भी डेंसिटी नहीं है, तो पहले हम लोग डेंसिटी इसमें लाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है भाई, या डी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब अगर वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, तो मास अपॉन क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। तो यहाँ v को हटाते हैं और m अपॉन डी को लाते हैं। अब ये देखिए, ये फार्मूला तैयार हो गया। हमें तो d चाहिए था, तो d इज इक्वल टू जब हम निकालने वाले हैं तो ये आ जाएगा Pm अपॉन आर टी। अब हमारे पास P है, T भी है, R भी है, लेकिन ये M नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा, 2 ग्राम। अब इसको चेंज कर देंगे, टू द पावर -3 किलोग्राम। तो सब कुछ मिल गया। अब वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना है। तो देखो, P की वैल्यू है 249 इंटू 10 टू द पावर 3, M की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और R की वैल्यू है 8.3, और उसके बाद बचा टेम्परेचर, ये आपका आ गया 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके देखा जाए क्या आता है। ये लगभग देखो 30 इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट 1 है तो 30 का मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको देख लो, इससे ये कैंसिल हो गया, 10, ये भी खत्म हो गया। अब जो बचा उसको देख लीजिए, ये 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3 भी कैंसिल हो गया। अब 10 और 2 बचा है, यानी 0.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आंसर आपका आ रहा है। अच्छा, एक खास बात और देख लीजिए कि मतलब क्वेश्चन का जो डिजिट है किस तरह से सेट किया गया कि बच्चों को कहीं भी कैलकुलेशन पर भी बहुत प्रॉब्लम ना आवे। देखो, सब सारा आसानी से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका इसमें ऑप्शन आप देखें स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 सही हो जाता है, 0.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख लें। इसमें क्या दिया हुआ, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड emerges normally from the opposite surface if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। तो अब देखो आप, ये क्या कह रहा था, ये एक प्रिज्म है, इस पर इस तरह से एक लाइट आ रही है,
जो दूसरे वाले सरफेस से नॉर्मल हो जाती है, बाहर निकलते समय दूसरे वाले सरफेस पे नॉर्मल हो जाती है, ऐसे है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पहले सरफेस पे नॉर्मल हमने बना दिया, तो ये एंगल आई हो जाता है। अब हम एक और डायग्राम बना रहे हैं, जो जनरल डायग्राम है। वो डायग्राम क्या है, ऐसे देख लो, एक लाइट रे है और इसका ये जो एंगल है प्रिज्म एंगल ए है, ध्यान से देखें। तो ये देखो यहाँ पे एक नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब क्या होता है, ये जो पहला सरफेस है, इसको रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ आती है दूसरे सरफेस पे। दूसरे वाले सरफेस पे एक नॉर्मल हम ड्रा कर लेते हैं, फिर ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए चले जा रहे, तो इमर्जेंट रे ये हो जाती है और ये रिफ्रैक्टिव रे हो जाती है और ये इंसिडेंट रे हो जाती है। यहाँ पे देखें आप, ये जो एंगल है इसे हम आई मान लेते हैं। ये पहले वाले एंगल को R1, दूसरे को R2, ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये बनता है, इसको पीछे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास रिलेशन मिलता है हमको, वो रिलेशन है R1 + R2 = A। अब इस रिलेशन का हम यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखो, ये हमने R1 बना लिया और यहाँ देखो इसका जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में ही ये रे जा रही है और उसी डायरेक्शन में निकल भी रही है। तो यहाँ जो R2 की वैल्यू है वह 0 हो जाती है। यहाँ देखो जो नॉर्मल से एंगल है वो R2 है और यहाँ पे जो नॉर्मल से एंगल है वो कह रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब नॉर्मल से जो एंगल इसका है वो 0 है। तो यहाँ पे खास बात है कि R2 की वैल्यू दिया गया है 0 और इसको तो हमने R1 मान ही लिया। तो ये हो गया R1 और +0 = E बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है R1 = A। अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिया है, ये बनता है sin I / sin R। ठीक है भाई, समझ गए। अगले केस में अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये μ = I / R भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। इफ थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, देन साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा को ही चेंज कर जाता है, टेंड्स कर जाता है, या फिर हम साइन थीटा के जगह पे थीटा लिख सकते हैं। तो आई भी एंगल यहाँ छोटा है, ए भी छोटा है, आर भी छोटा है, तो ऐसे केस में साइन आई = I और साइन आर = R हम लिख लेंगे। तो यहाँ से μ = I / R आ गया। अब μ = I और जो R की वैल्यू है वो है कैपिटल A। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, I = μ × कैपिटल A। ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया। अब हम ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। तो पहले ऑप्शन में दे रहा है A/2μ, दूसरे में दे रहा है 2A/μ, तीसरे में μ × A, और चौथा जो आपका रिजल्ट है वह है μA/2, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें ये दिया हुआ है कि द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके पास होता है, पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट के विषय में जानना है। R = R0 1 + α2। ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर में ग्रोथ के लिए एक फार्मूला है जो एक्चुअली मेटल के लिए होता है, लेकिन अल्फा की वैल्यू अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाता है। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है।
इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव होता है। मतलब ये हुआ कि उनका टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, यानी उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, अल्फा क्या है वो नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें अब ऑप्शन से ही ध्यान से आंसर देना है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इन जनरल उनका टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दिया जाए, इन जनरल की बात हो रही है, तो उनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, तो फिर रेजिस्टेंस की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बनने लगते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने का मतलब क्या हुआ कि पहले उसमें करंट जीरो फ्लो कर रहा था, अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के चांस हैं तो इसका मतलब साफ है कि पहले से अगर तुलना करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होने के चांसेस बनने लगते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का घटना। तो इस बात को देखते हुए अगर हम ऑप्शन पर ध्यान दें तो पहला मेटल्स दिया है, तो मेटल का तो क्लियर हो गया कि आपका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर वनली लिखा हुआ है, तो इंसुलेटर मैंने पहले ही बता दिया कि इन जनरल, इसमें अगर बात हम जनरल करेंगे तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको स्पेसिफिक केस मैंने बता दिया। तीसरा है सेमीकंडक्टर्स वनली, सेमीकंडक्टर का पता ही चल गया। लेकिन चौथा जो ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाता है, अभी तक आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 140 तक हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 41 क्वेश्चन नंबर हो चुका। 42 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यह है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में फेज डिफरेंस हमें जानना है, और वो भी किसमें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल मामला है, आप देखें y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। अगर इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी हैव dy अपॉन dt इज इक्वल टू, या ऐसे देखो क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका वजह भी तो जानना होगा। देखो जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें dx अपॉन dt मिलेगा। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह से वेलोसिटी का फार्मूला है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू dv अपॉन dt हो जाता है, यानी कहीं वेलोसिटी दिया हो उसका डिफरेंशिएशन हम किसके साथ करना, टाइम के रिस्पेक्ट में करना, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी उसको u से हम डिनोट कर लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी को, तो u इज इक्वल टू हो जाता है डी डी टी ऑफ यू, ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी का मतलब ये हुआ डी डी टी ऑफ यू। अब यहाँ लिख दिया डी डी टी ऑफ यू, यू के जगह पर है ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक फार्मूला और जानना है आपको, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है,
कि आपको जानना है कि डी थीटा ऑफ साइन ए थीटा या साइन के थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है के कास के थीटा। इसी तरह से डी थीटा ऑफ कास के थीटा ये हो जाता है माइनस के साइन के थीटा। मतलब क्या है, साइन के थीटा, ये के क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखें जब डिफरेंशिएशन हो रहा, के बाहर हो गया और साइन का कास बन गया। इसी तरह से जब कास का हम करते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आया और कास का माइनस साइन बन जाता है। उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। देखें ध्यान से, पहली बात तो ये ए पहले ही से बाहर है। अब यहाँ साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो यक्स के जगह पे टी है और के जगह पे ओमेगा है, तो क्लियर हो गया, ओमेगा पहले आ गया और साइन इसमें चेंज हो गया कास में, कास ओमेगा टी, यह यू निकल गया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, यानी त्वरण। तो त्वरण को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एल्फा से लिखते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू त्वरण के फार्मूले से आ गया डी यू अपॉन डी टी, ठीक है भाई। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो एल्फा इज इक्वल टू हुआ डी डी टी ऑफ यू, और यू की वैल्यू है ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा तो पहले से बाहर है, अब एक ओमेगा यहाँ से फिर आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये माइनस लगा, कास समथिंग का साइन समथिंग, साइन ओमेगा टी। समझ गए आप, क्लियर। तो हम लोगों के पास आया एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, ये आ गया। यह जो है यह एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और यह डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। और ये देखिए यहाँ पे सेकंड इसको बना देते हैं, थर्ड इसको बना देते हैं। तो मैं एकदम स्पष्ट पहले कर दूं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन और ये हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो तीनों ये आप देख ले, तीनों के जैसे यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा किसके किसके बीच में, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट और अल्फा यानी एक्सेलरेशन के बीच में। आपसे पूछ सकता है अल्फा और यू के बीच में, आपसे पूछ सकता है यू और वाई के बीच में अगली परीक्षाओं में। तो इसको पूरा सीख लीजिए। पहले फेज डिफरेंस होता क्या है, अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पर y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा, ठीक है, साइन थीटा वन टी, और दूसरा लिखें y इज इक्वल टू ए टू साइन थीटा वन प्लस एल्फा, साइन थीटा वन प्लस एल्फा, ऐसे लिख दें। तो आप देखेंगे कि जो आर्गुमेंट है साइन का ये वाला, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही फेज डिफरेंस है। यहाँ पे ये आर्गुमेंट ही जो ये इसका है कोड वाला पार्ट, यही फेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल, मतलब थीटा वन प्लस एल्फा और माइनस थीटा वन, दिस इज इक्वल टू एल्फा। तो इन दोनों के बीच में ये अल्फा ही क्या है, फेज डिफरेंस है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ यूज करने के लिए इसको इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, अब इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर और साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये देखो थीटा वन प्लस एल्फा, थीटा वन प्लस एल्फा और दिस इज थीटा वन, ठीक है, या थीटा ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप थीटा भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ थीटा प्लस एल्फा, तो एल्फा इज फेज डिफरेंस। अब इन दोनों को मिला लीजिए, यहाँ पे है थीटा वन और यहाँ थीटा वन प्लस एल्फा, तो एल्फा की जगह पर कितना आया, पाई आ गया। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई। अब आइए हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इसका जो फेज डिफरेंस आया, पहला दिया है पाई रेडियन, दूसरा दिया है 3π/2 रेडियन, तीसरा दिया है π/2 रेडियन, चौथा दिया है 0। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाता है,
ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो जाता है। अब समझ गया। लेकिन अब अगर ये भी जान लीजिए, अब अगर पूछता u और y में फेज डिफरेंस पूछता, तो मैं इसको भी यहीं बता दे रहा हूँ आपको। इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, जरा ध्यान दीजिए, u इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब इसको साइन में चेंज करना होगा, तो आप लिख सकते हो इसको साइन ओमेगा टी एंड प्लस पाई बाई 2। तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो अब देखो यहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, यहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, अल्फा के जगह पर क्या हो गया पाई बाई 2। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पाई बाई 2। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर वेलोसिटी और हम क्या कहते हैं वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन मैंने कह दिया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस अगर हम जानना चाहें तो पाई बाई 2 होता है। अगर हमें जानना है वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के, ये वेलोसिटी के बीच में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये आ जाता है पाई। इसी तरह से निकालने का तरीका आप सीख लिए, तो कहीं भी दो वेव इक्वेशन दिए जाएंगे तो ऐसे ही आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल आगे भी बन सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 43। इसमें देखेंगे क्या कह रहा, इसमें कह रहा था फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J। यहाँ देखो फोर्स दिया है F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, यानी R की वैल्यू दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है 2 किलोमीटर। तो एकदम सीधे फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। और छोटा क्वेश्चन बनाया जिससे आपको कहीं भी टाइम ना लगे। R की वैल्यू देखो 2K है और F की वैल्यू 3J है। 2 इंटू 3 6 आया। अब यहाँ बचा K क्रॉस J, बस K क्रॉस J की वैल्यू लिखनी है। इतने ही से काम आपका चलेगा। देखो इसको हम I यहाँ पे लेते हैं, J और ये K ले लिया, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस J क्रॉस K इज इक्वल टू I। ध्यान देना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। अब अगर उल्टा होगा तो K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, क्योंकि इस रोटेशन में प्लस और इस रोटेशन में माइनस। K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। ऐसे यहीं से हम जान सकेंगे। ये K क्रॉस J है, देखो भाई K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, तो इसकी वैल्यू माइनस I हो गई। तो इस तरह से आपका आंसर आया -6I। ठीक है, और इसका फार्मूला बनता है न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ इज इक्वल टू 6I। यहाँ 2-3 बातों पर ध्यान रखना है कि ये कभी F क्रॉस R नहीं होगा, ये हमेशा R क्रॉस F होगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन में वो भी दिया होगा, तो अब ऐसे में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फार्मूला वगैरह ध्यान से जानना है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 6I दिया है न्यूटन मीटर, दूसरा 6J न्यूटन मीटर, तीसरा -6I न्यूटन मीटर और चौथा 6K न्यूटन मीटर। तो देखो 6 वाला माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, तो सही आंसर कौन सा हुआ -6I। यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है, ये भी एकदम सीधे फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है। और इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं जो मैंने बार बार कहा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो फार्मूले पे बेस्ड ना हो। एक चैप्टर फोटोमेट्री है जो इस समय सिलेबस में है नहीं सीधे सीधे, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें
तो आपको वो मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface of area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is. देखो यहाँ पे एनर्जी रिसीव्ड Q इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, या E भी लिख सकते हैं आप। ये आपका जो यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है ये दिया है 20, तो फ्लक्स, ठीक है भाई, फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड इंटेंसिटी, तो ये हो गया I इंटेंसिटी। उसके बाद एरिया, ठीक है, उसके बाद टाइम, ये फार्मूला है, इंटेंसिटी एरिया इंटू टाइम। अब इंटेंसिटी इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है 20 वाट पर स्क्वायर मीटर, एरिया दे रहा है 20 स्क्वायर मीटर, और टाइम दे रहा है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिखोगे, 60 सेकेंड। साल कर लो, आंसर आ गया, सोच लो। 24 और 1 2 3 एक हो गया 4, ठीक है भाई। ये किस में आ गया, जूल में आ गया। तो एक्चुअली आंसर देखिए कैसे दिया है। ऑप्शन में अगर आप पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देखना। पहला दिया है कि 1 × 10 × 10⁻³ जूल, 12 × 10⁻³ जूल। थर्ड दिया है 24 × 10⁻³ जूल। फोर्थ दिया है 48 × 10⁻³ जूल। मतलब 24 भी ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम इसमें दिखा दें। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d and number density n can be expressed as, देखिए ये सीधा फार्मूला ही है। ये फार्मूला है फ्री मीन पाथ का 1/√2m पाई d²। इस फार्मूले को याद रखना है। ये जो फार्मूला है फ्री मीन पाथ के लिए है, जो गैस मॉलिक्यूल के लिए भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही फ्री मीन पाथ का फार्मूला होता है, और गैस के लिए, गैस के मॉलिक्यूल के लिए भी यही फार्मूला होता है। तो ये सीधे फार्मूला ही है। अब ऑप्शन दिया है पहला 1/2 पाई 1/√2 n पाई d, दूसरा दिया 1/√2 अलग है, पाई n पाई d²। थर्ड दे रहा 1/√2, ये हमने पूरा लिख दिया था, हाँ, √2 n पाई d², ठीक है भाई। तो यही आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। तो दूसरा आपका इसमें सही होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आते हैं। तो अब यहाँ तक आप इसे देख लें। और एक बात खास है जो मैंने बार बार बताया कि जिन छात्रों का यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, जिनका अपना जो बोर्ड है उसका सिलेबस अच्छी तरह से तैयार है, जो भी यूनिट वो पढ़े हैं वो कंप्लीट पढ़े हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि उनका कोई क्वेश्चन फंसने वाला है। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कहीं भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो फिर फिजिक्स के नीट का जो क्वेश्चन आता है उस पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। आप इससे मिला लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन फिर अभी जो 221 एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।